नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ संधि भाग 3 यानी कि विसर्ग संधि। तो इसके पहले हम हिंदी विषय में पढ़ चुके हैं संधि का भाग 1 स्वर संधि, भाग 2 व्यंजन संधि और आज भाग 3 विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने इसके पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो हिंदी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपका संधि संबंधित टॉपिक हमेशा के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो संधि में मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार परिवर्तन होता है, किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है। इसी श्रृंखला में हम विसर्ग संधि में यह जानेंगे कि किन किन वर्णों के मेल से जो है विसर्ग संधि का आगम होता है, किस वर्ण के स्थान पर हम विसर्ग को लिख देते हैं, या विसर्ग लिखा हो तो उसे हटाने के लिए जब हम संधि करते हैं तो हम उसके स्थान पर किस वर्ण को लिखते हैं, इस नियम के बारे में जानेंगे। तो पहला नियम आपको दिख ही रहा होगा कि रूल नंबर 1 है हमारा, विसर्ग का ओ हो जाता है। अब विसर्ग का ओ क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, मीन्स जहाँ पर आपके विसर्ग चिन्ह होगा, विसर्गें लगी होंगी, वहाँ पर आपके ओ लिख दिया जाएगा। तो क्यों लिख दिया जाएगा, कैसे लिख दिया जाएगा, उसकी कंडीशंस। तो जो लोग मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं वह जानते हैं कि मेरा तरीका यही है, पहले मैं बताती हूँ, समझाती हूँ, विस्तृत बताती हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से चीज़ें हमेशा के लिए याद करवाती हूँ। तो हम इसे पढ़ेंगे विस्तार से। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा यारा, लावा या हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसे हम सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए, यदि कभी भी आपको विसर्ग के पहले कहीं पर भी आपको विसर्ग देखने को मिले और उस विसर्ग के पहले आपको यदि छोटा आ या विसर्ग के बाद में छोटा आ, विसर्ग के पहले या बाद में छोटा आ, अगर छोटा आ नहीं है तो क्या हो, तो इसके स्थान पर आपको मिल सकता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अब वर्ग आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे आपका का वर्ग है तो का वर्ग का आपका तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, खा वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। तो इसी प्रकार आपके प्रत्येक वर्ण का या तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा विसर्ग के पहले या बाद में, या तो आपके आ होगा, और अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो इस स्थिति में आपके या तो अंतस्थ वर्ण मिलेगा, यानी कि या, रा, ला और वा। अगर अंतस्थ वर्ण भी नहीं मिलता है तो आपको हा मिलेगा। क्या मिलेगा, हा, हल मिलेगा। देखिए एक बार आसानी से समझ लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में। ये नियम कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए बड़े बड़े लिख दिए जाते हैं और हमें लगता है हम संधि कभी नहीं सीख पाएंगे। आप यकीन मानिए, अगर आपको वर्णमाला आती है तो आपसे बेहतर कोई संधि सीख ही नहीं सकता है। और मैंने वर्णमाला के ऊपर भी एक विस्तृत वीडियो बना रखा है। सबसे पहले अगर आप हिंदी बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखिए, पहले आप वर्णमाला कंप्लीट कीजिए, फिर आप संधि का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका आप देखिए, आपको यकीनन सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आपको क्या मिलना चाहिए, विसर्ग के पहले या बाद में आ मिले, या तो आपको प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिले, या आपको अंतस्थ वर्ण यानी कि यारा, लावा मिले। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको हा, हल तो मिलेगा ही। अगर आपको इतनी चीज़ें मिल रही हैं विसर्ग के पहले या बाद में तो आप विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, ओ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे। अब चलिए जो नियम पढ़ा है उसे हम फॉलो करके भी देख लेते हैं। तो मनाह धन अनुकूल, मनाह धन अनुकूल। अब इसको हम जब पूरा शब्द लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मनोकूल, मनोकूल। अब देखते हैं इसमें नियम क्या लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए मनाह विसर्ग आई हुई है और हमने क्या कहा था कि विसर्ग के पहले या बाद में आ आए। आ आया है या नहीं आया है, आया है। तो विसर्ग के बाद में आ आया है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और वही यहाँ पर हुआ है, मनाह का क्या हो गया है, मनोधन, मनाह धन कूल बराबर मनोकूल।
अगला नियम देख लेते हैं। मनः धन योग बराबर मनो योग। अब देखिए, अगर आपको मैंने बताया था कि आ और आ नहीं मिलता है पहले और बाद में, तो आपको अंतस्थ वर्ण मिलेंगे, यानी कि या रा ला वा में से कोई भी एक वर्ण। तो मनः धन योग। अब देखिए, विसर्ग के बाद में क्या मिला है? या। और या आपका कैसा वर्ण है? अंतस्थ वर्ण है। या रा ला वा आपके अंतस्थ वर्ण है, तो विसर्ग के बाद में आपको या मिला है, इसलिए आप विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा मनोयोग। अगला है मनः धन रथ। अब सेम नियम यहाँ भी लग रहा है, यह भी आपका अंतस्थ वर्ण है, तो विसर्ग के बाद रा आया है, इसलिए विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे मनोरथ। फिर आ रहा है आपका मनः धन हर। मनः धन हर, मैंने क्या कहा था? या तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या तो छोटा आ पहले या बाद में विसर्ग के, और या तो आपके अंतस्थ वर्ण, और अगर ये कुछ भी नहीं आएगा तो आपका हा हल आएगा, और इस स्थिति में आप विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लगा सकते हैं। तो मनः धन हर बराबर मनोहर। एक बार बहुत ही इत्मीनान से समझ लीजिएगा, अगर मैं कह दूं कि ये विच्छेद आपको नहीं दिया गया है और आपको ये शब्द दिया गया है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो आप कैसे करेंगे इसे भी समझ लीजिए। अब लिखा है मनोधन कूल। मनोधन कूल, और हमने नियम क्या पढ़ा था कि जब विसर्ग के बाद में आ आए तो आ का ओ हो जाता है। अब आप बताइए, मनोधन कूल क्या ऐसा होगा? ये तो सही नहीं होगा, मनः धन कूल, क्योंकि यहाँ सभी जगह आप बीच वाले वर्ण में देखिए क्या मिल रहा है? ओ की मात्रा, बीच वाला वर्ण, 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 ओ की मात्रा। तो आप एक ट्रिक बना लीजिएगा कि अगर आपको कहीं पर भी बीच में ओ की मात्रा मिल रही है और आपको विसर्ग संधि पता है कि हाँ इसका नियम मैंने पढ़ रखा है, तो आप बीच वाली मात्रा ओ को हटा करके उसके स्थान पर विसर्ग लगा देंगे और बस आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम कह रहा है विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग का रा हो जाता है। अब देखिए किस किस स्थिति में जो विसर्ग है उसको रा में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि जब यह वीडियो समाप्त होगा तो आप विसर्ग संधि के सारे नियम आसानी से समझ चुके होंगे। सिर्फ इन नियमों को क्योंकि पहली बार विस्तृत रूप से बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो टाइम लग रहा है। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा मैं आपसे पूरा वादा करती हूँ कि सिर्फ 5 मिनट में आपको विसर्ग संधि के सारे नियम मैं रिवाइज करवा दूंगी और आप खुद भी उन्हें अपने मुँह से उच्चारित कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी नियमों को कंठस्थ कर चुके होंगे। बस इसी विश्वास के साथ आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। एक बार मेरा साथ दीजिए, आप यकीन मानिए आप विसर्ग संधि कभी भी नहीं भूलेंगे। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अन्य स्वर आए और बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। ये तो रही नियम की बात, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत जल्दी में पढ़ दिया। यही सोच रहे हैं ना? अरे आप क्यों घबरा रहे हैं? समझाना तो मेरी जिम्मेदारी है। अब अगर आपको किसी भी विसर्ग के पहले आपको यदि छोटा आ और बड़े आ को छोड़कर कोई भी स्वर मिल जाए, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर विसर्ग के पहले कोई भी स्वर मिल जाए, ई मिल जाए, उ मिल जाए, ए मिल जाए, ओ मिल जाए, कोई भी स्वर मिल जाए, बस छोटा आ और बड़े आ को छोड़कर, और बाद में विसर्ग के पहले क्या मिले? छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर, और विसर्ग के बाद में बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, क्या क्या मिले? बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिले। अगर ये नहीं मिल रहा है बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो आपको मिलेगा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। क्या मिलेगा? वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो आपको मिलेगा अंतस्थ वर्ण, यानी कि या, रा, ला और वा। अब ये भी जो मैंने बताया है आपको कि यदि विसर्ग के पहले आपको छोटा आ और बड़े आ को छोड़कर कोई भी स्वर मिले, विसर्ग के बाद में आपको बड़ा आ या छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिले,
या तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिले वर्ग का, या आपको अंतस्थ वर्ण मिले। तो इनमें से अगर आपको कोई भी चीज़ें मिल रही हैं, विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर मिल जाए, और विसर्ग के बाद में या तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो, या तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या तो अंतस्थ वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रा हो जाता है। अब देख लीजिएगा एक बार, नियम तो पढ़ लिया है, अब इसका उदाहरण भी देखिए। जैसे निह धन आशा, निह धन आशा बराबर निराशा, निराशा। अब देखिए निह धन आशा, क्या बताया गया था कि यदि विसर्ग से पहले छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए, तो देखिए विसर्ग के पहले आपके कौन सा स्वर आया है? ई आया है। क्या आया है? ई आया है। क्या आपके छोटा आ और बड़ा आया है? बिल्कुल नहीं। फिर कहा गया था कि विसर्ग के बाद में अगर आपके बड़ा आ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके क्या मिल रहा है? बड़ा आ। तो विसर्ग के पहले कोई भी स्वर यानी कि छोटी ई, विसर्ग के बाद आपका बड़ा आ, तो निह यानी कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रा हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर जो बड़ा आ है, तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा तो रहेगी ही, और आ के स्थान पर रा हो जाएगा। तो निह धन आशा बराबर निराशा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये विसर्ग के स्थान पर रा का आगम यानी कि रा कैसे आ गया है। तो क्यों आ गया है? क्योंकि विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके भिन्न स्वर आया है और बाद में आपके बड़ा आ आया है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम विसर्ग संधि का नियम पढ़ चुके हैं, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अगला है आपका दुह धन जन। अब देखिए विसर्ग के पहले आपके कौन सा स्वर आया है? क्या आ आया है? बिल्कुल नहीं। भिन्न स्वर आया है आ से, और वह आया है ऊ। कौन सा स्वर आया है? ऊ। और उसके बाद यानी कि विसर्ग के बाद आया है आपका जा, और जा आपका कौन सा वर्ण है? तो जा आपका चा वर्ग का तीसरा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। और मैंने यहाँ पर बताया भी था कि या तो आपको बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा, या तो आपको किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिलेगा। तो यहाँ आपको विसर्ग के पहले छोटा ऊ मिल चुका है, और विसर्ग के बाद आपको क्या मिल चुका है? जा मिल चुका है, जो कि चा वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसलिए आप विसर्ग के स्थान पर जा लिख देंगे और यह हो जाएगा दुजन। अब देखिए रा लिखेंगे, तो अब यहाँ पर आपका रा जो है वह पूरा नहीं आया है, बल्कि रा रेफ की मात्रा के आधार पर, या बात करें रा रेफ की मात्रा के रूप में आया है। तो दु धन जन बराबर दुर्जन। अगला लिखेंगे, देखिए जो नोट्स बना करके चल रहे हैं ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उनकी संधि कभी भी गलत नहीं होगी। दुह धन उपयोग। अब दा में आपके ऊ की मात्रा आई है, यानी कि विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा ऊ स्वर आया है, और विसर्ग के बाद में भी आपके ऊ स्वर आया है। तो दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग। दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग। अगर आपको यह शब्द का विच्छेद करने को कहा जाए तो भी आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि आपने यह पढ़ रखा है जहाँ पर भी रा होता है उसके स्थान पर विसर्ग हो जाती है, और जहाँ पर भी भिन्न स्वर आए आ को छोड़ करके विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में कोई भी अंतस्थ वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो, तो वहाँ पर रा हो जाता है। अब चूंकि रा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर विसर्ग का आना निश्चित है। तो आप क्या करेंगे? रा के स्थान पर विसर्ग लगा देंगे। तो निह धन आशा, दुह धन जन, दुह धन उपयोग। अगला है आपका बहि धन मुख। क्या है? बहि धन मुख। अब बहि धन मुख का देख लीजिए, बहि यानी कि विसर्ग के पहले आपके कौन सा स्वर आया है? ई स्वर आया है, और विसर्ग के बाद में आपके माँ वर्ण आया है। क्या आया है? माँ आया है। और माँ आपका कौन सा वर्ण है? माँ आपका पा वर्ण, पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी कि पा फा बा भा मा, पा वर्ग का चौथा वर्ण है। तो विसर्ग के पहले आपके ऊ आया है, और विसर्ग के पहले आपका ई आया है, जबकि विसर्ग के बाद में आपका कौन सा वर्ण आया है? चौथा वर्ण आया है पा वर्ग का, यानी कि माँ आया है। और अगर हम स्वर की बात करें तो यहाँ पर आपका छोटा ऊ भी आया है। तो 1 2 3 कोई सा भी नियम लगा करके देख लें, हर नियम के अनुसार यहाँ पर रा की बात करें आगम होना निश्चित है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो बहि धन मुख बराबर बहिर्मुख। अगला है आपका दुह धन
बल, यानी कि विसर्ग के पहले उ और विसर्ग के बाद में आपके पा फा बा यानी पा वर्ग का तीसरा वर्ण। तो दु यानी कि विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो दुह धन बल बराबर दुर्बल। तो ये था आपका विसर्ग का रा हो जाता है का दूसरा नियम। पहला नियम था आपका कि विसर्ग का ओ हो जाता है। मैं भूलने नहीं दूंगी, परेशान मत होइए, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक बार अब मेरे साथ बोलिएगा फटाफट से कि विसर्ग का ओ किस किस कंडीशन में हो जाता है। तो यदि विसर्ग के पहले और बाद में छोटा आ हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या अंतस्थ यानी कि या रा ला वा हो, या तो हा हल हो, तो ऐसे स्थान पर विसर्ग की जगह पर ओ हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था विसर्ग का रा कब हो जाता है। तो यदि आपके विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़े आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आता है और उसके बाद में आपके बड़ा आ, छोटा उ और बड़ा उ, या तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सेम यूजुअल पहले वाली कंडीशन की तरह तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, या ऊपर वाली कंडीशन की ही तरह अंतस्थ वर्ण आता है, तो आपका विसर्ग की जगह पर रा हो जाता है। कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई, सिर्फ इतनी चीज़ चेंज हुई है कि आपको यहाँ विसर्ग के पहले और बाद दोनों ही नियमों को ध्यान रखते हुए वहाँ पर आपके विसर्ग के पहले आ के बाद आ आएगा, या तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा, या अंतस्थ वर्ण आएगा, या हा हल आएगा, तो आप ओ कर देंगे। यदि आपके विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर आएगा, या अंतस्थ वर्ण विसर्ग के बाद आएगा, या आ उ आएगा, या आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा, तो आपका विसर्ग की जगह पर रा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोनों ही नियम आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नियम नंबर 3, यानी कि विसर्ग का सा हो जाता है। तो किस कंडीशन में विसर्ग का सा हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर बाद में चा छा सा हो तो सा का, एक बार आसानी से देख लेंगे। यदि विसर्ग के पहले देखिए उदाहरण में, यदि विसर्ग के पहले ये रही आपकी विसर्ग, कोई भी स्वर हो, यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि छोटा आ को छोड़कर हो, कोई भी स्वर हो, छोटा आ बड़ा आ छोटी ही कोई भी स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और बाद में विसर्ग के बाद में आपके चा छा और सा हो, तीन वर्ण आपके आएंगे, चा छा और सा हो, तो जो आपका विसर्ग है उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, शा में। वो भी कैसे सा में, तो आपके ह्रस्व सा में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम कहेंगे कि आधा सा। मैंने आपको क्या कहा था, हलंत्यम रूप में लिखा गया प्रत्येक वर्ण आधा होता है। तो यदि आपके विसर्ग के पहले कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद में तीन वर्ण याद रखेंगे, चा छा और सा है, तो आपका विसर्ग हमेशा 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 ह्रस्व सा यानी कि आधे सा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए नियम देख लीजिए। विसर्ग के पहले कोई भी स्वर यानी कि नी यानी कि ई स्वर आया है, विसर्ग के बाद आपका चा छा सा में से कोई भी वर्ण, तो यहाँ पर आपका चा वर्ण आया है, तो विसर्ग के पहले ई स्वर, विसर्ग के बाद में चा वर्ण। और ऐसी स्थिति में आपके क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर शा यानी कि आधा सा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं निह धन चित बराबर निश्चिंत, निह धन चिंत बराबर निश्चिंत। अब विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हुआ है, सा, सलजम वाले सा का आगम हुआ है, और वो भी कैसा, तो लघु यानी कि ह्रस्व रूप में आधे सा का आगम हुआ है। अगला है आपका दुह धन शासन यानी कि दुह धन शासन। अब देखिए आपने नियम क्या पढ़ रखा था कि आपके विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए, कोई मायने नहीं रखता कि ये स्वर हो वो स्वर हो, कोई भी स्वर आए, विसर्ग के बाद में आपके चा छा और सा वर्ण यदि आ रहा है, तो आपका जो ये विसर्ग है इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आधे सा में हो जाएगा। अब दुह धन शासन बराबर दुशासन, दुशासन। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर आधा सा ये था और पूरा सा ये था, अब क्योंकि दो सा मिलेंगे इसलिए आपका ये पूरे सा में परिवर्तित होकर दु धन शासन बराबर दुशासन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके एक आधा सा भी जुड़ा हुआ है और एक पूरा सा भी जुड़ा हुआ है। अगला है आपका दुह धन चरित यानी कि विसर्ग के पहले ऊ स्वर और विसर्ग के बाद में चा वर्ण आया है, इसलिए विसर्ग आपकी किसमें परिवर्तित हो जाएगी, आधे शा में। तो दुह धन चरित्र बराबर दुष्चरित्र, दुह धन चरित्र बराबर दुष्चरित्र। एक बार फिर से नियम रिवाइज कर लीजिए फटाफट। यदि
ओ कब हो जाता है? यदि विसर्ग के पहले या बाद में आ वर्ण आता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है या यारा लावा है और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आपको हा मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप विसर्ग की जगह पर ओ का प्रयोग कर देंगे। अगर आपको विसर्ग के पहले छोटे आ और बड़े आ को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर मिलता है और विसर्ग के बाद में आपको क्या मिलता है? बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, या आपको तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिलता है या अंतस्थ वर्ण मिलता है तो हमेशा विसर्ग के स्थान पर रा का आगम यानी कि विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। तीसरा नियम हमने पढ़ा विसर्ग का सा हो जाना। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर और बाद में चा, छा, सा में से कोई भी वर्ण आता है तो आपके क्रमशः जो विसर्ग है इसका परिवर्तन ह्रस्व सा यानी कि आधे शा में हो जाता है। तो नी धन चिंत बराबर निश्चिंत। अब हम पढ़ते हैं अपना नियम नंबर अगला यानी कि रूल नंबर 4। अगला नियम कह रहा है विसर्ग का शा हो जाना। अब विसर्ग का सा षटकोण वाले सा में परिवर्तन कब हो जाता है उसका नियम भी जान लेते हैं। तो यदि विसर्ग के पहले ई उ और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा कोई वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन सा षटकोण वाले सा में हो जाता है। देखिए मैं यह नहीं कहती हूँ कि चीज़ें बहुत आसान हैं और आप एक ही बार पढ़ते पढ़ते याद कर लेंगे। हाँ, लेकिन मैं यह ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आप चीज़ों को ध्यान से और मन लगा करके पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को हमेशा याद जरूर रख पाएंगे। एक बार में ना सही आप आज समझेंगे, सीखेंगे और आप इसी वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो आपको समझने और सीखने की नहीं बल्कि आपको चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत होगी और आप मेरे साथ साथ इन नियमों को दोहरा रहे होंगे। तो यदि विसर्ग के पहले ई उ और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा, का, टा, ठा, पा, फा। अब देखिए का वर्ग का दोनों वर्ण यानी कि का और खा, टा वर्ग के दोनों वर्ण यानी कि टा और ठा, पा वर्ग के दोनों वर्ण यानी कि पा और फा। तो आपको इन तीनों वर्णों के दो वर्ण आगे के लेने हैं। कौन कौन से? का वर्ग का का खा, टा वर्ग का टा ठा और पा वर्ग का पा फा। तो यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद में का वर्ग का का खा, टा वर्ग का टा ठा और पा वर्ग का पा फा इनमें से कोई भी वर्ण हो तो आपके विसर्ग के स्थान पर सा षटकोण आ जाता है। तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? सा षटकोण में। एक बार फिर बोल लीजिएगा। यदि विसर्ग के पहले ई और ऊ हो तो बाद में, एक बार फिर सुन लीजिएगा, यदि विसर्ग के पहले ई और ऊ हो और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा वर्ण हो तो आपका विसर्ग जो है यह सा षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। एक बार देख लीजिएगा। निह धन कपट, निह धन कपट। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आया है? ई आया है और विसर्ग के बाद में क्या आया है? का आया है। विसर्ग के पहले ई, विसर्ग के बाद में का। तो विसर्ग के पहले ई या ऊ आए, विसर्ग के बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा इनमें से कोई भी वर्ण। तो विसर्ग के पहले ई और विसर्ग के बाद में का वर्ण आया है इसलिए जो यह आपकी विसर्गें हैं इनका परिवर्तन किस में हो जाएगा? सा षटकोण में। अब देखिए निह धन कपट बराबर निश्र कपट, निह धन कपट बराबर निश्र कपट। और मोस्टली एक चीज़ याद रखेंगे कि इसमें जो सा षटकोण है यह आपका ह्रस्व रूप में ही आता है यानी कि आधा सा षटकोण ही आता है। अगला है आपका निधन ठुर यानी कि निष्ठुर। अब देखिए विसर्ग के पहले ई वर्ण यानी कि ईश्वर और विसर्ग के बाद में टा ठा। तो टा ठा में से क्या आया है? ठा वर्ण। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर जो आपकी विसर्गें हैं किस में परिवर्तित हो जाएंगी? सा षटकोण में। तो निधन ठुर बराबर निष्ठुर। अगला है धनु धन टंकार। अब विसर्ग के पहले ऊ और विसर्ग के बाद में टा, तो अब ईश्वर के स्थान पर क्या लिख देंगे? आधा सा। तो धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार, धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। अगला है आपका निह धन प्राण। अब विसर्ग के पहले ई वर्ण, विसर्ग के बाद में पा। अब देखिए पा जो है आपका इसी में आपके यह रा भी आगम हो गया है तो पा ही आपका यह बोला जाएगा। तो प्रा में आपके क्या आता है? पा आता है। इसलिए आपके जो है विसर्ग के पहले ई वर्ण और विसर्ग के बाद में पा वर्ण आने के कारण आपका जो सा षटकोण है विसर्ग है आपकी यह सा षटकोण में परिवर्तित हो जाएगी। तो निह धन प्राण बराबर निश प्राण। अब बहुत ही आसान है। अगर आपको यह शब्द दे दिए जाएं और विच्छेद पूछ लिया जाए तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? आप तो नियम पहले से ही जानते हैं। अब मैंने इधर बंद कर लिया। भैया जरा हमें एक बार आसानी से बता देना कि जो यह आधा सा षटकोण बना हुआ है निष्कपट में और निष्ठुर में, क्या आप इसको हटा करके नी के बाद में विसर्ग नहीं लगा पाएंगे?
इसको शा षटकोण को हटा करके आप विसर्ग नहीं लगा पाएंगे। अरे भैया क्यों नहीं लगा पाएंगे, हम नियम जानते हैं। तो नी के स्थान पर हम क्या करेंगे, नी के बाद में जो सा षटकोण आया हुआ है इसे हटा करके विसर्ग लगा देंगे और सीधा नी धन कपट लिख देंगे। ऐसे ही हम इसका भी सा हटा करके विसर्ग लगा देंगे, इसका भी सा हटा करके धनु धन टंकार कर देंगे और यहाँ पर भी सा को लोप कर देंगे, यानी कि खत्म करके इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो सा षटकोण के स्थान पर विसर्ग का आगम कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप विसर्ग जो संधि है उसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगला नियम है आपका विसर्ग का सा हो जाना। तो अब विसर्ग का सा किस प्रकार हो जाता है इसे भी देख लीजिएगा। देखिए हम नियम कौन कौन से पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले रिवाइज कर लीजिएगा। यदि विसर्ग के पहले और बाद में आ वर्ण आता है, इसके बाद आपके कोई भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या अंतस्थ वर्ण आता है या हल आता है, तो आपके विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अगला नियम हमने पढ़ा था कि विसर्ग का रा हो जाना। तो विसर्ग का रा कब हो जाता है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़े आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद में आपके कोई अंतस्थ वर्ण आए या यारा लावा आए या मैं कहूँ आपके कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या बड़ा आ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए, तो आपके विसर्ग के स्थान पर रा रत हो जाता है। अगला नियम हमने पढ़ा था सा सलजम संबंधी नियम कि विसर्ग का सा हो जाता है ह्रस्व सा। तो वह किस कंडीशन में हो जाता है कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी, देखिए जो मेरे साथ पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उनकी विसर्ग संधि कभी भी गलत नहीं होगी। तो मैं नियम नंबर 3 रिवाइज करवा रही हूँ कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद में यदि 3 वर्ण याद रखेंगे चा छा और शा आता है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके विसर्ग हैं उनका परिवर्तन हमेशा और हमेशा ह्रस्व सा या मैं कहूँ छोटे सा में हो जाता है। हलंत्यम रूप में शा का आगम हो जाता है और विसर्ग को हटा दिया जाता है। अगला नियम हमने अभी ऊपर पढ़ा कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में का खा टा ठा पा फा इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा षटकोण हो जाता है। और वह सा षटकोण भी आपका कैसा, तो हलंत्यम रूप में। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं विसर्ग का सा हो जाना। तो यदि विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है, शा में हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है, शा में। अब देखिए ये सभी आपके कैसे आएंगे, हलंत्यम रूप में आएंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे। बहुत ही आसान नियम है। यदि विसर्ग के बाद आपको कहीं पर भी, यदि विसर्ग के बाद में आपको कहीं पर भी ता और था वर्ण मिल जाए, कौन सा मिल जाए, ता और था वर्ण। अब देखिए जब हमने ऊपर का नियम पढ़ा था तो हमने 3 वर्ग पढ़े थे, का वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। अब हमने कौन से 2 वर्ग छोड़ दिए थे, एक चा वर्ग और एक ता वर्ग। तो अब हम उस ता वर्ग को अगले नियम में पढ़ रहे हैं कि यदि किसी भी विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में कभी भी ता या था हो तो विसर्ग का परिवर्तन ह्रस्व सा में हो जाता है, यानी कि हलंत्यम शा आधे सा में हो जाता है। अब हम उदाहरण देखेंगे, नमाह धन ते। अब देखिए विसर्ग के बाद में आपके क्या आया है, विसर्ग के बाद में आपके ता आया हुआ है। तो हमने नियम क्या पढ़ा है कि यदि विसर्ग के बाद में ता या था आएगा तो विसर्ग की जगह पर आधा शा हो जाएगा। तो नमाह धन ते बराबर नमस्ते। निह धन तेज बराबर निस तेज। अगला नियम है आपका विसर्ग का लोप। अब देखिए विसर्ग का लोप कब कब हो जाता है। ऐसी भी स्थितियां हैं कि जब विसर्ग को बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाता है और जो आपका शब्द होता है उसे वैसा ही लिख दिया जाता है। अगर मैं कहूँ कि लोगों का मानना है कि यह नियम सबसे कठिन है, विसर्ग संधि का यह नियम सबसे कठिन है, और मैं कहती हूँ कि इससे सरल कोई भी नियम नहीं है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें आपके 4 प्रकार से विसर्ग का लोप होता है। विसर्ग का लोप 4 प्रकार से होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विसर्ग के बाद छा हो तो। यदि विसर्ग के बाद में छा आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाती है और उसके स्थान पर हलंत्यम चा का आगम हो जाता है। यदि आपको विसर्ग के बाद में कहीं पर भी छा छतरी वाला छा बना हुआ मिल जाए, कुछ भी नहीं करना है, हलंत्य को हटा देना है और छा की जगह पर जो छा है उसके साथ साथ आपके विसर्ग जब खत्म हो जाएगी तो विसर्ग के स्थान पर आप आधा चा लिख देंगे। तो देख लीजिएगा, छत्र धन छाया, विसर्ग के बाद में छा मिल गया, विसर्ग हटा दी, छा के पहले आधा चा लगा दिया, हलंत्यम रूप
आधा हलंत्यम रूप का मतलब ही होता है कि कोई भी वर्ण आपका आधा लिखा जाएगा। तो विसर्ग के बाद में यदि छा मिलता है तो वर्ण आपका क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। विसर्ग आपका लुप्त होकर के आधे चा में परिवर्तित हो जाता है। तो छत्र धन छाया बराबर छत्र छाया। अगला नियम है नियम नंबर 3 है नियम नंबर 2 है आपका कि यदि विसर्ग के बाद में रा हो, विसर्ग के बाद में रा हो, ऊपर हमने क्या पढ़ा, विसर्ग के बाद में छा हो, तो विसर्ग के बाद में रा हो। और अगर ऐसा हो रहा है कि कहीं पर विसर्ग दी गई हैं और उसके बाद में रा दिया गया है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग के पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। स्वर कैसा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। बहुत ही आसान है, आराम से समझ लीजिएगा। यदि विसर्ग के बाद में रा होता है, यदि विसर्ग के बाद में रा होता है, देख लीजिए नीह धन रोग विसर्ग के बाद में रा आ रहा है। तो यदि विसर्ग के बाद में रा होता है तो विसर्ग लुप्त होकर के उसके पहले का स्वर, जो भी विसर्ग है उसके पहले का स्वर, तो विसर्ग के पहले क्या स्वर दिया गया है, छोटी ई दिया गया है। तो ना में किसकी मात्रा चढ़ी है, छोटी ई की मात्रा चढ़ी है। तो पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, अपने ही बड़े रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो छोटी ई की जो मात्रा है किस में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा में। तो नी धन रोग बराबर नी रोग। एक चीज़ और कहूँगी कि हिंदी में आपके शुद्ध वर्तनी में निरोग लिखने को आता है, तो बहुत सारे लोग भैया छोटी ई लगा करके ई लिख देते हैं निरोग, तो वह आपका गलत है। नी धन रोग बराबर नी रोग, बड़ी ई की मात्रा चढ़ेगी। तो दोनों नियम एक बार पढ़ लीजिए। यदि विसर्ग के बाद छा मिल जाए तो विसर्ग का लुप्त हो जाना, यानी कि विसर्ग के स्थान पर आधा चा आ जाता है। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग के पहले जो भी आपका स्वर आया है वह दीर्घ हो जाता है। नियम नंबर 3 कह रहा है यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ हो तो, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो तो और बाद में भिन्न स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि किसी भी चीज़ का आगम हो जाता है, कोई भी वर्ण जोड़ा नहीं जाता है, वरन आपके जो विसर्ग है उसको ही हटा करके ज्यों का त्यों वर्ण को लिख करके एक शब्द बना दिया जाता है। तो देख लीजिए यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो तो विसर्ग के पहले आपके क्या आया, अत। अब ता में क्या आपके आ नहीं आया है, तो व्यंजन वर्ण आपके कोई भी होंगे उन सभी में स्वर जरूर आगम होगा, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जा सकता है। और यदि आप किसी भी वर्ण को लिख रहे हैं, यदि वह आ से आपके रहित है, स्वर से रहित है, तो आप उसमें हलंत लगा करके लिखिए, क्योंकि हलंत्यम रूप आपका आधा वर्ण कहलाता है। और अगर आप किसी भी वर्ण को बिना हलंत्यम रूप में लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें आ छिपा हुआ है। तो अत धन एव, अब ता में आपके छोटा आ आया हुआ है। और नियम में क्या कहा गया था, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो तो विसर्ग के पहले भैया छोटा आ आया हुआ है और विसर्ग के बाद में क्या आए, विसर्ग के बाद में भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब है कि अब इस आ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, ऊ आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए। तो यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ हो, यदि विसर्ग के बाद में छोटा आ और बड़ा आ नहीं बल्कि कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अतः धन एव बराबर अत एव। देखिए विसर्ग के पहले छोटा आ आया, विसर्ग के बाद में छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर भिन्न स्वर यानी कि ए आया, इसलिए हमने विसर्ग को हमेशा के लिए खत्म कर क्या लिख दिया, अत धन एव। तो विसर्ग का लोप भैया 3 नियम थे, किसे याद नहीं रहेंगे, एक बार बोल लो कि यदि विसर्ग के बाद में छा आए तो छा के स्थान पर आधा चा, यदि विसर्ग के बाद में छा आए तो छा विसर्ग लुप्त हो जाती है और विसर्ग के स्थान पर आधा चा आ जाता है। छत्र धन छाया बराबर छत्र छाया। यदि विसर्ग के बाद में रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाती है और विसर्ग के पहले का जो स्वर है वह दीर्घ रूप में लिख दिया जाता है, नी धन रोग बराबर निरोग। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ आए और विसर्ग के बाद में इसे छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर आए तो इसे क्या करेंगे, विसर्ग को खत्म कर देंगे और शब्द को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अतः धन एव बराबर अतएव। अगला जो नियम है हमारा विसर्ग संधि का, विसर्ग में परिवर्तन ना होना।
तो ऐसी कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं जिसमें विसर्ग का परिवर्तन होता ही नहीं है, यानी कि जैसा है उसे वैसा ही रखा जाता है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, विसर्ग का परिवर्तन कब नहीं होता है। यदि विसर्ग के पूर्व में आ हो, यदि विसर्ग के पूर्व में आ हो और बाद में का खा पा फा हो, तो यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, कौन सा आ, छोटा आ, तो यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद में का खा पा फा हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। नियम नहीं समझ में आया क्या? अरे तो परेशान काहे होते हो भैया, उदाहरण से समझ में आएगा। यदि विसर्ग के पहले आ हो, यहाँ देख लीजिए विसर्ग के पहले आ है या नहीं है। रज में आपके आ आया हुआ है, छोटा आ यहाँ पर लगा हुआ है, अंतः में आपके छोटा आ आया हुआ है, प्रातः में आपके छोटा आ आया हुआ है। क्यों? क्योंकि ना तो ता, ना ही जा, ना ही ता यानी ना ही ना, ये सभी आपके बिना हलंत्यम रूप में लिखे गए हैं। मतलब है कि इनमें छोटा आ समाहित है। तो यदि विसर्ग के पहले आपके छोटा आ आए और विसर्ग के बाद में क्या आएगा, का खा पा फा हो, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो, विसर्ग के बाद में क्या हो, का हो, पा हो, फा हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ऐसी कौन सी संधि है, ऐसा कौन सा नियम है जिसमें विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है? तो यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद में का खा पा फा हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। रजह धन कण बराबर रजह कण, प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, अंतः धनपुर बराबर अंतःपुर और पुनः धन फलित बराबर पुनः फलित। अब मैं यह कहूँगी कि देखिए, संधियाँ मैंने भी पढ़ी हैं, आपने भी कई बार पढ़ी होंगी, और आप जब भी जहाँ भी पढ़ेंगे तो संधियों में एक प्रकार का अपवाद हमेशा देखने को मिलता है। और बेफिक्र रहिए, इनसे प्रश्न कभी भी नहीं बनते हैं, और अगर बनते हैं तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि कॉमन नंबर मिल करके आप सभी उसमें नंबर पाने वाले हैं। तो इसमें अपवाद के रूप में आप देख लेंगे कि यदि विसर्ग के पहले आ हो, आ है, यदि विसर्ग के बाद में का खा पा फा हो, तो यानी कि का है, तो नमः धनकार बराबर नमाकार ही होना चाहिए। लेकिन ये अपवाद के रूप में उदाहरण है कि नमः धनकार बराबर नमस्कार। अगला है पुरः धनकार बराबर पुरस्कार। अब मैंने अपवाद के बारे में भी आपको बता दिया है, तो इन दोनों अपवादों को लिख दीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो 100% आप एक बेहतर दिशा की ओर तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर हैं। पढ़ना एक अलग बात है, और अच्छे से पढ़ना, तरीके से पढ़ना, सलीके से पढ़ना एक अलग बात है। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सफलता सभी को हासिल नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी कमियां हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं, ज़रूरत होती है हमें खुद को तराशने की। ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो हमने अभी तक नहीं की? तो शायद आपने अभी तक नोट्स बना करके नहीं पढ़ा। अगर आपने नोट्स बनाए तो लापरवाही से लिखा और महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़ दिया। तो मेरा यही कहना है कि मैं यहाँ जो कुछ भी पढ़ाती हूँ, अगर आप उसे लाइन टू लाइन नोट कर रहे हैं और जितने बार मैं रिवाइज़ कराती हूँ मेरे साथ बोल रहे हैं, तो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो एक बार बस आंखें बंद कर करके जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं मेरे साथ रिवाइज़ कीजिए, बोलिए। आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस भी हाल में बैठे हैं, अपने आँखों को बंद कर लीजिए और सिर्फ मेरे साथ बोलते रहिए। मैंने पढ़ाया था आपको नियम नंबर पहला विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ हो, और विसर्ग के पहले और बाद में आ हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आपके विसर्ग के बाद में मिल जाए, या अंतस्थ वर्ण मिल जाए, या हा हल मिल जाए, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। एक बार पुनः, यदि विसर्ग के पहले और बाद में छोटा आ हो और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ वर्ण या आपके हा हल हो, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। नेक्स्ट नियम नंबर 2 आपने विसर्ग संधि में पढ़ा था, विसर्ग का रा हो जाना। तो यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ करके, यानी कि विसर्ग के पहले यदि आ की मात्रा को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर हो और बाद में आपके बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो, या आपके तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या आपके अंतस्थ वर्ण हो, तो इस स्थिति में आपके विसर्ग के स्थान पर रा आ जाता है। नेक्स्ट है आपका विसर्ग का सा हो जाना। तो बहुत ही सरल नियम था नियम नंबर 3 कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए, यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए और बाद में चा छा सा 3 वर्ण याद रखेंगे। नियम नंबर 3 वर्ण और 3 आपके, नियम नंबर 3 वर्ण भी 3।
यदि आपके विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद में आपके चा, छा और सा आ जाते हैं तो विसर्ग का आपका परिवर्तन निश्चित ही ह्रस्व सा यानी कि हलंत्यम शा में हो जाता है और विसर्ग आपकी आदेश शा में परिवर्तित हो जाती है। अगला हमने पढ़ा था नियम नंबर 4, यदि विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा वर्ण कोई भी वर्ण हो तो आपके जो विसर्ग है इसका परिवर्तन हलंत्यम सा यानी कि आधे सा में हो जाता है। देखिए लिख कर ले लीजिए, जो वीडियो को अंत तक देख रहा है वह कभी भी संधि गलत नहीं करेगा। अगर आप देखते ही संधि ना पहचान लें, आप देखते ही संधि विच्छेद ना कर लें तो आप ये कहिएगा कि मैंने कभी इससे पहले संधि पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कोई भी कचरा नहीं भरा है संधि जैसा। आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सेपरेट पढ़ रहे हैं। तो नियम नंबर 4 है आपका, विसर्ग का सा षटकोण कब हो जाता है? यदि विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर हलंत्यम सा हो जाता है। यदि विसर्ग का सा कब हो जाता है? यदि विसर्ग के बाद ता और था हो तो विसर्ग के स्थान पर आपके आधा सा हो जाता है। अब विसर्ग का लोप कब हो जाता है? ऐसी स्थिति कब आती है कि जब विसर्ग आपका खत्म ही कर दिया जाता है। तो विसर्ग का लोप आपका 3 प्रकार से होता है। यदि विसर्ग के बाद में आपके छा आता है तो विसर्ग लुप्त हो जाती है और इसके स्थान पर आपके आधा चा आ जाता है। छा के पहले आधा चा आ जाता है। यदि आपके विसर्ग के बाद में रा हो और उसके पहले कोई भी स्वर हो, यदि विसर्ग के बाद में आपके रा हो और विसर्ग के पहले आपके कोई भी स्वर हो तो वह स्वर आपका दीर्घ रूप में हो जाता है। नियम नंबर 3 हमने लोप में पढ़ा था कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद में छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो आपके जो शब्द है उसमें विसर्ग को हटा दिया जाता है और शब्द को ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाता है, जैसे अतः धन एव बराबर अतएव। नेक्स्ट हमने पढ़ा था विसर्ग में परिवर्तन ना होना। तो यदि विसर्ग के पूर्व में आ और बाद में का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे रजाह धन कर्ण बराबर रजाह कर्ण, प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। और हमने 2 अपवाद आपको पढ़ाए और मैं रिक्वेस्टली बोलूँगी कि आप इन अपवाद को याद रखेंगे, क्योंकि ये अपवाद आपसे कई बार संधि विच्छेद इनका पूछ लिया गया है। तो नमः धनकार बराबर नमस्कार, पुरः धनकार बराबर पुरस्कार। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, देखिए जिन लोगों को भी ये लगता है कि संपूर्ण हिंदी विषय में अगर कोई चीज़ कठिन है तो स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि यानी कि आपकी संधि टॉपिक, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि साथियों मैंने आपको तीनों ही वीडियो सेपरेट तरीके से समझाए हैं, बताए हैं, एक एक नियम की बारीकी से व्याख्या की है। तो बस एक ही निवेदन है कि अपने प्रत्येक साथी तक इस संधि के तीनों पार्ट को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी साथी ऐसा ना रह जाए जिसे यह लगे कि संधि सबसे कठिन है। संधि को बहुत ही सरल और आसान भाषा में बताया गया है, बार बार समझाया गया है, एक नियम को 10-10 बार रिवाइज करवाया गया है। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन मैं यकीनन कह सकती हूँ एक बार पढ़िए और हमेशा के लिए पढ़िए। ऐसा मत पढ़िए कि बार बार पढ़िए और हर बार बस पढ़ते ही रहिए। एक बार पढ़िए, हमेशा के लिए पढ़िए। एक 10 मिनट का वीडियो अगर आप 50 बार देखते हैं या 20 बार देखते हैं तो अच्छा होगा कि आप 50 मिनट का वीडियो सिर्फ एक बार देख लें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, आज की परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, अगर आपको लगा है कि आपके लिए मेहनत की गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और क्या कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इस परिवार का हिस्सा बनिए और इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने में अपने सहयोग दीजिए। प्यारे साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आज के बाद किसी भी साथी को हिंदी विषय का यह टॉपिक संधि कठिन लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी सिस्टर का सपोर्ट कीजिए, इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाइए। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म बड़ा या छोटा नहीं होता है, उसे बड़ा या छोटा बनाना आपके हाथों में है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये तीनों पार्ट ही आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो प्यारे साथियों, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए और एक बात हमेशा याद रखिएगा, गिरकर के जो उठते हैं इतिहास उन्हीं के बनते हैं। गिरकर के जो उठते हैं इतिहास उन्हीं के बनते हैं। क्या संभल के चलने वालों का इतिहास किसी ने लिखा है?
क्या संभल के चलने वालों का इतिहास किसी ने लिखा है। तो बस इन्हीं पंक्तियों के साथ में आप समझ गए होंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा है, अगर आप बार बार गिर रहे हैं, आपको कभी समझ में नहीं आता है, तो आप परेशान मत होइए। एक दिन आप ही इतिहास रचेंगे और आप ही हिंदी में महारत हासिल करेंगे, यह मेरा पूरा वादा है। बस आप कुछ मत कीजिए, इस प्लेटफॉर्म के साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।